पाकिस्तान में इस साल 230 से ज़ायद अफराद हवाई फायरिंग के नतीजा में जान की बाजी हार गए। हम जब ये सुनते हैं कि हवाई फायरिंग हुई, हमारे जहन में जो पहला सवाल उभरता है वो यही होता है कि शायद गोली चलाने वाले की गलती से सामने खड़े हुए अफराद बराह रास्त गोलियों का निशाना बन गए, या शायद भूल चूक की वजह से वो अफराद जो छतों पर खड़े थे वो किसी वजह से गोली लगने से हलाक या ज़ख्मी हो गए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो गोली जो फ़िज़ा में जाती है उसके बाद क्या वो वापस भी आती है? इस बात को समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सन 1920 से पहले तक ये ख्याल किया जाता था कि जो गोली फ़िज़ा में फ़ायर की जाती है, यानी जिसे हम सेलिब्रेटरी फायरिंग या हवाई फायरिंग कहते हैं, या खुशी के मौके पर की जाने वाली फायरिंग कहते हैं, जिसमें बंदूक की नाली का रुख आसमान की तरफ होता है, ये तस्वर किया जाता था कि वो गोली फ़िज़ा में चली जाती है। अब आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका हवाई फायरिंग करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। तो चुनांचे 1920 में अमेरिकी अफवाज ने ही एक तहकीक की, जिसके नतीजे में ये साबित हुआ कि जो गोली हवा में फायर की जाती है वो गोली ट्रोपोस्फियर यानी ज़मीन के पहले कुरा, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 10 किलोमीटर है, उससे ही बाहर नहीं जाती। इसकी वजह यह है कि गोली फायर करते वक्त बंदूक की नाली का रुख अमूमन तिरछा होता है और ऊपर जाने वाली गोली वापस आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो गोली ऊपर जाती है, क्या वो वापस आने के बाद भी उतनी ही ख़तरनाक साबित हो सकती है जितनी कि वो बराह रास्त लगने से? इसी मामले पर एक तहकीक हुई और उस तहकीक से साबित हुआ कि हाँ, जो गोली फ़िज़ा में जाती है वो वापस आने के बाद इंसान की जान ले सकती है। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस तरीक़ाकार को समझना पड़ेगा जो हमें ये बताता है कि गोली किस रफ्तार से बंदूक की नाली या मज़ल से बाहर निकलती है और उसकी रफ्तार उस वक्त क्या होती है और वापस आने के बाद वो क्या होती है। गोली जिस रफ्तार से सफ़र करती है उसको मदर वेलोसिटी कहा जाता है, यानी वो रफ्तार जिससे एक गोली अपना सफ़र तय करती है। शूरे ज़माना गन AK-47 या कलाशनकोव की गोली की रफ्तार 732 मीटर पर सेकंड या 2320 फीट पर सेकंड होती है जब वो मज़ल या नाली से बाहर निकलती है। जैसे ही गोली मज़ल या नाली से बाहर निकलती है उसकी रफ्तार आहिस्ता होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह वो अवामिल हैं जो गोली की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर हवा का दबाव, हवा का दर्जा हरारत और हवा में मौजूद नमी। इसी तरह स्नाइपर गन, जो कि आजकल हम मुख्तलिफ वीडियो गेम्स में और मुख्तलिफ मूवीज़ में देखते हैं, जिससे दूर का निशाना लिया जाता है, इसकी गोली की रफ्तार 1700 मीटर पर सेकंड या 4000 फीट पर सेकंड होती है। अब जब गोली अपनी मज़ल से या नाली से बाहर निकलती है और उसका रुख जब आसमान की तरफ होता है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसकी रफ्तार को कम करने की कोशिश करती है वो ग्रेविटी या कशिश शकल होती है। अब ये देखिए कि जब गोली ऊपर की तरफ जाती है तो उसके अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक काइनेटिक एनर्जी, जिसकी ताकत से गोली हवा में जाती है, और दूसरा वो अमल जो उसको वापस की तरफ खींचता है, और वो है कशिश शकल। एक मकाम ऐसा आता है कि काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और एक मकाम पर जाकर वो सिफर हो जाती है, यानी कि गोली इससे ज़्यादा आगे सफ़र नहीं तय कर सकती। उसके बाद जो दूसरी चीज़ उसको वापस ज़मीन की तरफ लाती है वो ग्रेविटी या कशिश शकल होती है। अब जो गोली वापस आती है उसका इन्हिसार दो बातों पर होता है, एक कि वो किस बंदूक से फायर की गई, और दूसरा उस गोली की साख्त किस किस्म की है। अमेरिका में ही की गई एक तहकीक से ये बात सामने आई कि 30 बोर के पिस्टल से फायर की जाने वाली गोली जब ज़मीन की तरफ वापस आती है तो उसकी रफ्तार 91 मीटर पर सेकंड होती है। यही वजह है कि जो गोली आसमान से वापस ज़मीन की तरफ आती है, इस रफ्तार से वो किसी भी इंसान की जिल्द को फाड़ कर उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो सकती है, यानी कि वो गोली जानलेवा साबित होती है। यही वजह है कि हवाई फायरिंग के नतीजा में आम तौर पर मरने वालों की तादाद ज़्यादा होती है। इस बात को समझने के लिए हम आपको ये बताते हैं, बराह रास्त जब किसी को गोली मारी जाती है तो वो गोली इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से पर लग सकती है, लेकिन जो गोली फ़िज़ा से वापस आती है वो आम तौर पर जिस्म के बालाई हिस्सों पर लगती है। बालाई हिस्सों पर लगने वाली गोली, जैसे कि अगर वो सर पर लगती है, यकीनी तौर पर आपकी जान ले सकती है।
1981 سے 1985 کے درمیان امریکہ کے اندر ہی ایک تحقیق کی گئی۔ اس میں وہ افراد ہسپتالوں میں لائے گئے جو کسی وجہ سے گولیوں کا نشانہ بنے تھے۔ ان 4 سالوں کے دوران وہ افراد جو براہ راست گولیوں کا نشانہ بنے، یعنی کہ راہزنی کی وارداتوں کے دوران، ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران یا لڑائی جھگڑے کی وارداتوں کے دوران جنہیں گولیاں لگی اور وہ زخمی ہو کر اسپتالوں میں آئے، ان میں مرنے والوں کی تعداد 1% تھی۔ اس کے مقابلے میں وہ افراد جو کہ ہوائی فائرنگ کی وجہ سے، یعنی آسمان سے واپس آنے والی گولیوں کی وجہ سے زخمی ہوئے، ان میں مرنے والوں کی تعداد 30% تھی، اور جس کی وجہ ہم نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی سال ہی پاکستان کے اندر سن 2022 کے آخری سال، یعنی کہ نیو ایئر کی رات پر صرف کراچی شہر کے اندر ہی 57 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ ہم بار ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جن میں شادی بیاہ کے موقع پر یا 14 اگست پر یا عید پر یا میچ جیتنے کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ ایسی کئی ویڈیوز کل اور پرسوں پنجاب سے بھی نظر آئیں جس میں دیکھا گیا کہ وکلا برادری اپنے حامیوں کی فتح کی خوشی میں سر عام ہوائی فائرنگ کرتی گئی۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی اشد ضروری ہے کہ ہوائی فائرنگ کے نتیجہ میں کوئی بھی گولی کسی بھی انسان کی جس کو آپ جانتے تک نہیں ہیں غیر ارادی طور پر آپ کو ایک قاتل بنا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کے اندر اس سال یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہوائی فائرنگ میں ملوث افراد پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 324 کے تحت FIR کاٹی جائے گی، یعنی کہ اقدام قتل کی۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے۔ SHO صاحب تھانہ سعید آباد کی طرف سے آپ کو آگاہ و مطلع کیا جاتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر یہ ہمارا اسلامی تہوار نہیں ہے، لہذا اس پہ کوئی بھی شخص یا اشخاص فائرنگ نہیں کرے گا، اور جو کوئی اس پیغام کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ 324 کا مقدمہ قائم ہوگا اس کے خلاف، جس کی سزا 10 سال ہے۔ لہذا تھوڑی سی خوشی کے لیے اپنا اور دوسروں کا گھر خراب نہ کریں، خوشیاں منائیں، ماتم نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ہوائی فائرنگ کی نہ صرف حوصلہ شکنی کریں گے بلکہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔